हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम राउल्ट्स लॉ पे कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें इंटरलिंक करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो इस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने राउल्ट्स लॉ में क्या देखा। राउल्ट्स लॉ में हमने पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में रिलेशन देखा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में रिलेशन देखा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें क्लास 11 की तो वहां हमने टॉपिक पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में रिलेशन देखा था। क्लियर है। राउल्ट्स लॉ में हमने क्या देखा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और डाल्टन्स लॉ में क्या देखा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आज इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ मर्ज करने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं दोनों के बेस पे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको एक दो मैं JEE एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट को हम समझना शुरू करते हैं। तो एक चीज बताइए, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या किया है, हमने लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म किया है। कभी हमने दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड को मिक्स किया, कभी हमने लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया और फाइनली हमने क्या किया, एक लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म किया। वही चीज हम फिर से करने वाले हैं और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज को रिलेट करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो टाइप के लिक्विड पहले ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया कंटेनर 1, ये हमारे पास कंटेनर 1 है और ये है हमारा कंटेनर 2, ठीक है। चलिए इस कंटेनर को थोड़े अच्छे से मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसे भी कर देता हूं मैं अच्छे से। ये हमने दो कंटेनर ले लिए, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल कर लेते हैं हम, जिसे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते बन जाए। और दूसरे कंटेनर के अंदर मैं एक दूसरा लिक्विड ले लेता हूं और इसे मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं लिक्विड फर्स्ट, इसे हम कहते हैं लिक्विड फर्स्ट और इसे हम कह देते हैं लिक्विड 2, ठीक है। अब देखिए ये लिक्विड है, मतलब वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का है इसका मतलब इसका वेपर फॉर्म होगा और उस वेपर की वजह से अगर ये कंटेनर क्लोज होगा तो एक प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसे हम कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर। क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर इस लिक्विड का वेपर फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। क्लियर है। और इस वेपर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसे हम क्या कह लेते हैं, इसे हम कह लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। क्लियर। अब देखो लिक्विड 2 ये भी एक लिक्विड है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा और इन वेपर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब इन वेपर की वजह से भी एक प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसे हम कह लेते हैं P2 नॉट, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। अब देखो जब इन दोनों लिक्विड को हम मिक्स कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इस तरह से मैंने एक अलग कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर दोनों ही लिक्विड को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स जब मैं करूंगा तो क्या होगा, मिक्स करूंगा तो दोनों टाइप के यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये है लिक्विड 1 के पार्टिकल्स और ये है लिक्विड 2 के पार्टिकल्स, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये कुछ इस तरह से। ये है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का ये है लिक्विड फेज। और इस लिक्विड फेज में जब हमने दोनों ही टाइप के लिक्विड को मिक्स कर दिया है तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिफाइन करेंगे और उसे मैं कहूँगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर लिक्विड फेज में तो दोनों के लिए क्या करेंगे, हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम लिक्विड फेज के लिए x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो लिक्विड 1 है, इस लिक्विड 1 का इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x1। क्लियर है। और यहां पर लिक्विड 2 जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x2। क्लियर बात।
अब देखिए समझिएगा, ये जो सॉल्यूशन बना है ये भी लिक्विड नेचर का है, और लिक्विड नेचर का है मीन्स वोलेटाइल है, तो इसका भी वेपर फॉर्म होगा। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है, तो दोनों ही कंपोनेंट के वेपर फॉर्म होंगे। तो दोनों के कंपोनेंट को मैं इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर फेज जिसमें दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये है इस सॉल्यूशन का लिक्विड फेज, और ये जो है ये है लिक्विड का वेपर फेज। अब अच्छे से समझिएगा, इस वेपर फेज में भी दोनों टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, दोनों टाइप के कंपोनेंट मिक्स है, मतलब यहां भी सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम यहां भी मोल फ्रैक्शन लेंगे, तो इस बार मोल फ्रैक्शन को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपोनेंट 1 के लिए हम इसके मोल फ्रैक्शन को y1 कह देंगे, और कंपोनेंट 2 के लिए हम इसके मोल फ्रैक्शन को y2 कह देंगे। क्लियर बात? तो ये तो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। ये है लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, और ये है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। क्लियर बात? अब देखो, ये जो वेपर फॉर्म हुआ है, इस वेपर की वजह से प्रेशर भी एग्जर्ट होगा, तो प्रेशर भी जो एग्जर्ट होगा वो दोनों ही कंपोनेंट की वजह से होगा। तो कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, और इस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे P1 से। क्लियर है? सेम चीज इस वेपर में लिक्विड 2 भी प्रेजेंट है, तो यहां पर लिक्विड 2 की वजह से भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P2। क्लियर बात? और टोटल जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर बात? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर को हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल प्रेशर, जिसे हम PT से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसे हम कह सकते हैं P1 प्लस P2। ये कोई नया चीज नहीं है, आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपने कई बार इसको देखा है। अब देखिए समझिएगा, मोल फ्रैक्शन का एक और कॉन्सेप्ट हमको पता है। किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। तो लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है दोनों कंपोनेंट का, उसका सम क्या होगा, यूनिटी 1, तो x1 प्लस x2 ये क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात करें तो ये भी क्या होगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। ये इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता है, अब इसको हमने थोड़े से अच्छे वे में रिलेट किया है। अब इस कंडीशन में हम डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ दोनों को अप्लाई करेंगे और दोनों को अब रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा फिर। अब फर्स्ट हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू P0x। ये चीजें आपको पहले से पता है। अब अगर दोनों लिक्विड के लिए हम इसको एक्सटेंड करें तो फर्स्ट लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 इक्वल टू P1 क्लियर बात है, ठीक। अगर लिक्विड 2 के लिए एक्सटेंड करें तो यही क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P2 ठीक। ये कोई नया चीज नहीं है, पुरानी ही बात है जो आपको पहले से पता है, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हम आगे इसको इक्वेशन भी बना सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई साहब कि पार्शियल प्रेशर, क्लास 11th में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर दैट इज PT इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन
वेपर फेज। ठीक, इसका मतलब अगर लिक्विड 1 के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर PT, और लिक्विड 1 के लिए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है Y1, तो ये हो जाएगा Y1। और अगर हम लिक्विड 2 के लिए बात करें तो P2 इक्वल टू हो जाएगा PT इंटू Y2। हो सकता है आप A और B के टर्म्स में देखे हो, बट कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लिक्विड फेज में पूछा जा रहा है तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, x1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P1 अपॉन P1 नॉट, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P1 नॉट। तो इस तरह से आप x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो x2 इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, P2 अपॉन P2 नॉट। इस तरह से x2 को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको y1 और y2 की वैल्यू पूछी जाए, जो कि आपको पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन में, तो यहाँ देखिए यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं y1 इक्वल टू P1 अपॉन PT, P1 अपॉन PT। अगर आपको P2 का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, P2 इक्वल टू, सॉरी y2 का वैल्यू पूछा जाएगा आपको, तो y2 इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, P2 अपॉन PT। क्लियर है? तो ये तो हमने वेपर फेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हमने समझा। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको x1, x2, y1, y2 गिवन होगा और आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू, या फिर उन दोनों में रेशियो पूछ दिया जाएगा। तो वहां पर आप कैसे करेंगे, तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं P1 और P2 नॉट में किस तरह से रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। अब देखिए इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और 3 में दोनों में क्या है, P1 है, तो क्या उन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3 को अगर हम रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 नॉट x1 इक्वल टू PT y1। क्लियर है? अब इसे मैं अगला इक्वेशन नंबर 5 कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को देखिए, दोनों में क्या है, P2 है, तो अगेन मैं इसको रिलेट कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 इक्वल टू PT और ये हो जाएगा y2। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमको P1 नॉट और P2 नॉट का रेशियो चाहिए। तो यहां मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 6। यहां से हमको क्या मिलने वाली है, P1 नॉट x1 इक्वल टू, लेफ्ट साइड को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P2 नॉट x2 इक्वल टू, ये हो जाएगा PT y1 और ये हो जाएगा PT y2। आप देखिए PT टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 प्लस P2, तो ये तो दोनों में क्या सेम है, कैंसल आउट हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं, x1 x2 को उस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y1 x2 और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये y2 और ये हो जाएगा x1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस रिलेशन पे एक अच्छा न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपनी कन्वीनियंट के लिए मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे आपको ये सारे स्टेप से छुटकारा मिल जाएगा। क्लियर है? आपको अगर 2 स्टेप में सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, तो आपको ये पता होना चाहिए और ये कोई टफ फॉर्मूला नहीं है। P1 नॉट
तो वेपर फेज का 1 और लिक्विड फेज का 2 आप किसी भी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है हमारे लिए काफ़ी काम का चीज़ है। अगर हम बात करें वेपर फेज के इस रिलेशन की तो ये भी हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। अब इन कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैं रीड करता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture if total pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको A और B दो प्योर लिक्विड है और उन दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, साथ ही टोटल प्रेशर भी गिवन है और आपको पूछा गया है लिक्विड एंड वेपर फेज में उन दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है सेम उसी पे बेस्ड है। तो चलिए पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं कि चीज़ें हमको क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने ले लिया फर्स्ट लिक्विड 1 और इस कंटेनर के अंदर हम रखेंगे लिक्विड 2। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नया लिक्विड फॉर्म होगा जिसे हम कह लेंगे क्या, सॉल्यूशन। चलिए फिर से मैं क्या करूंगा, दोनों टाइप के लिक्विड को अलग अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया लिक्विड फर्स्ट, और यहां पे हमारे पास लिक्विड 2। ठीक है, यहां पर लिक्विड 1 और ना 2 कह के क्या दिया गया है, यहां पे बोला गया है लिक्विड A, ये है लिक्विड A और ये है हमारे पास लिक्विड B। ठीक है, लिक्विड A वोलेटाइल नेचर का है और इसकी वजह से यहाँ पे वेपर फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरह से। और इस वेपर को अगर अच्छे से हम देखें तो ये क्लोज कंटेनर है, तो इस वेपर की वजह से क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं PA0। क्लियर है, तो PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A और यू कैन से प्योर लिक्विड A। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 450 mmHg। ठीक है, अब देखो लिक्विड B के बारे में बात करें तो ये भी क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, तो इसका भी वेपर फॉर्म होगा। और अगर इसका वेपर फॉर्म होगा तो ये क्लोज कंटेनर में इसका भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसे हम क्या कह लेंगे, इसे हम कह देंगे P2 और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 700 mmHg। क्लियर है, जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करने पे क्या होगा, दोनों के ही लिक्विड इस तरह से इसके लिक्विड फेज में प्रेजेंट होंगे। पहले हम लिक्विड फेज के लिए बात कर लेते हैं, ये है सॉल्यूशन का लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में अगर दोनों के सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं, दोनों ही लिक्विड के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, XA एंड सेकंड का हम लिख सकते हैं XB। क्लियर है, ये क्या है इसका लिक्विड फेज, ये है लिक्विड फेज। जब हम इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये एक वोलेटाइल नेचर का होगा और दोनों ही कंपोनेंट के वेपर फॉर्म होंगे, तो इनके वेपर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेपर फेज में भी क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट के वेपर इस तरह से प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कैन राइट हियर YA एंड YB। YA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फेज एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। क्लियर है, अब देखो ये वेपर हैं और क्लोज कंटेनर के अंदर हैं, तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो पहला जो होगा, पहला लिक्विड, उसकी वजह से प्रेशर जो एक्सर्ट होगा, उसके वेपर की वजह से जो एक्सर्ट होगा उसे हम क्या कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 और यू कैन से A है यहाँ पे तो PA हो जाएगा। अगर हम कंपोनेंट B की बात करें तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, PB।
और जो दोनों की वजह से एग्जर्ट होगा वो होगा हमारा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे, टोटल प्रेशर PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 600 mmHg। क्लियर है, ये भी आपके लिए काम की बात है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको गिवन है और पूछा क्या गया है, लिक्विड फेज का कंपोजिशन, मतलब आपको XA और XB की वैल्यू पूछी गई है, और वेपर फेज का कंपोजिशन मींस YA और Y की वैल्यू पूछी गई है। तो अभी हमने अच्छे से ये चीज समझा कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहेंगे XA एंड XB, जिसे हम सॉल्व करेंगे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम राउल्ट लॉ की बात करें तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PB इक्वल्स टू PB नॉट XB। ठीक है, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर PT इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्लियर है, हमको चाहिए XA और XB की वैल्यू। टोटल प्रेशर हमको पता है, PA नॉट की वैल्यू पता है और PB नॉट की भी वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, XA और XB इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास PT की वैल्यू कितनी है, PT की वैल्यू हमारे पास है 600, तो ये हमने लिख लिया 600। mmHg यूनिट सेम है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। देखो PA नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, PA नॉट की वैल्यू है आपके पास 450। क्लियर है, XA की वैल्यू आपको नहीं पता है, वही तो आपको कैलकुलेट करना है। PB नॉट की वैल्यू आपको पता है कितना है 700। ठीक, XB की वैल्यू भी आपको पता नहीं है, लेकिन XA और XB में एक रिलेशन आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या रिलेशन होता है, x1 प्लस x2 और यू कैन से XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहां से आप XB की वैल्यू x1 के टर्म्स में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA। तो यहां से मैंने क्या रख लिया, 1 माइनस XA। इससे पूरा इक्वेशन क्या हो गया, XA के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया और हम XA की आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 600 इक्वल्स टू 450 XA प्लस ये हो जाएगा 700 माइनस 700 XA वाले टर्म्स को एक साथ हम क्या कर लेंगे, एक साथ उसको जो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन होगा उसको कर लेते हैं, और ये 700 को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 700 इक्वल टू 450 XA और 700 XA, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपको निगेटिव में, 700 निगेटिव है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 XA। क्लियर है, आप यहां से XA की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसके लिए इधर सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 100 इक्वल टू माइनस 250 XA। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली XA की वैल्यू मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए XA इक्वल टू 250 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। यहां से हम और क्या कर सकते हैं, यहां से अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो फाइनली आंसर क्या मिला आपके पास, 2/5। आप इसको चाहो तो और सिंपल में लिख सकते हो 0.4। तो आपके पास XA की वैल्यू क्या मिल गई, XA की वैल्यू आपको मिल गई है 0.4। अगर आपको XA की वैल्यू मिल चुकी है 0.4 तो आप XB की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर XB इक्वल टू जो हमने पहले ही पुट किया था 1 माइनस XA, तो 1 माइनस XA कर लेंगे और क्या मिल जाएगा XB। तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, फाइनली हमको XB की वैल्यू मिल गई है 0.6। तो इस तरह से हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, XA और XB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको चाहिए YA और YB की वैल्यू। क्लियर है,
तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए, अब हमको वाई ए और वाई बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए यहां से मैंने फिर से इसको बॉर्डर लगा दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी टी वाई ए, ठीक है, एंड पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी टी वाई बी। क्लियर बात, हमको वाई ए और वाई बी चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले वाई ए निकालने के बारे में बात करूं तो मेरे को चाहिए पी टी की वैल्यू, तो पी टी की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, और मेरे को चाहिए पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि मेरे पास नहीं है, तो उसे मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं राउल्ट लॉ के इक्वेशन से। पी ए नॉट हमारे पास है, एक्स ए हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसे मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, और इक्वेशन नंबर 3 इसे मैं कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 इसे मैं कह देता हूँ, ठीक। अब समझिएगा हमको क्या करना है, पी ए चाहिए, तो पी ए इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पी ए इक्वल टू 450, और एक्स ए की वैल्यू कितनी मिली है, 0.4, तो 0.4 रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 0.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 इंटू ये हो जाएगा 4/10, ये 0 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना मिल गया हमको पी ए की वैल्यू, ये हमको मिल गई 180 mmHg। क्लियर है, ये हमको मिल गया पी ए। अब इस पी ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा वाई ए की वैल्यू। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ए इक्वल टू हो जाएगा ये पी ए अपॉन पी टी। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन अब बनने वाला है वाई ए इक्वल टू, पी ए की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है 180, और पी टी की वैल्यू हमारे पास है 600, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 और 0 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से 6 1 जा 6, और ये 6 3 जा 18। क्लियर है, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया, यहाँ पर सीधा सीधा देखो यहाँ पर 1 और 0 बच जाएगा। क्लियर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/10, मतलब यहाँ पे वाई ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है 0.3, और अगर आपको वाई ए की वैल्यू मिल चुकी है तो वाई बी निकालना आसान है। क्यों, वाई बी निकालने के लिए आप कर लीजिए 1 माइनस वाई ए। तो वाई बी की वैल्यू मैं किधर कैलकुलेट करूं, चलिए इस ऊपर को मैं तो इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए उसको, है ना। अब देखिए वाई बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, और वाई बी इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, ठीक। तो वाई बी हमको क्या मिल गया, वाई बी हमको मिल गया 0.7। इस तरह से हम वाई ए, वाई बी, एक्स ए, एक्स बी सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया। हमको पहला आंसर क्या मिला, एक्स ए का वैल्यू मिला 0.4, एक्स बी मिला 0.6। चलो मैं सबको एक बार यहाँ पे फाइनल लिख देता हूँ। एक्स ए की वैल्यू हमको मिली कितनी 0.4, एक्स बी की वैल्यू कितनी मिली हमको 0.6। अंडरस्टूड है, अगर एक्स ए मिल गया है तो एक्स बी हमको आसानी से कैलकुलेट करने आता है। वाई ए कितना मिला, वाई ए हमको मिला 0.3, और वाई बी कितना मिला, वाई बी हमको मिला 0.7। ये हमारे फाइनल आंसर है। तो अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशन में आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। आपको इस तरह से डायग्राम वगैरह रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको एक बार अच्छा कंसेप्ट बन चुका है तो आप बहुत ही शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूँ मैं।
A solution of A and B with 30 mole% A is in equilibrium with its vapor which contains 40 mole% B. Assuming that the solution and the vapor behave ideally, calculate the ratio of vapor pressure of pure A and pure B. क्वेश्चन में आपको बोला गया है दो लिक्विड A और B दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उनके प्योर वेपर प्रेशर दैट इज PA0 एंड PB0 का रेशियो बताइए। आपको लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज में और वेपर फेज में B का परसेंटेज गिवन है। पहले हम डिटेल में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो हमने डिराइव किया था एक रिलेशन उससे हम शॉर्ट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले डिटेल में हम डायग्राम के थ्रू बात करते हैं। ये हमने ले लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर फिल कर लेंगे हम एक लिक्विड जिसे हम कहेंगे लिक्विड A, और यह है कंटेनर 2। इस कंटेनर के अंदर फिल करेंगे एक और प्योर लिक्विड जिसे हम कहेंगे B। ठीक है, इन दोनों लिक्विड को हम एक नए कंटेनर में मिक्स कर देंगे। इस कंटेनर के अंदर दोनों को मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म होने वाला है, सॉल्यूशन। ठीक है, हर बार की तरह फिर से हमने लिक्विड A को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर लिया और ये वोलेटाइल नेचर का है जिसकी वजह से इसका वेपर भी फॉर्म होगा और इस वेपर की वजह से प्रेशर भी एग्जर्ट होगा। तो इस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया PA0। PA0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। फिर हम क्या करेंगे, लिक्विड B को इस तरह से मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लिया। ये लिक्विड है मीन्स वोलेटाइल नेचर का है, तो इसका भी वेपर फॉर्म होगा और इस वेपर की वजह से प्रेशर भी एग्जर्ट होगा। तो इस प्रेशर को हमने कह दिया PB0। क्लियर है। जब इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये है सॉल्यूशन का लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज में दोनों अगर मिक्स हैं तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को हम XA और XB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर ये दोनों लिक्विड है तो दोनों का वेपर भी फॉर्म होगा, तो इनके वेपर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब वेपर फेज में भी दोनों मिक्स हैं तो दोनों की वजह से मोल फ्रैक्शन यहाँ पर YA और YB से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब वेपर की वजह से एक प्रेशर भी एग्जर्ट होगा जिसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो लिक्विड 1 के कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम कहेंगे 1 या A बोलो, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और जो B की वजह से होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PB। और जब आप इन दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन गिवन है 30%। कितना गिवन है ये, 30%। ये देखिए ये आपको गिवन है 30%। तो अगर मैं फ्रैक्शन में इसको बात करूं तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। क्लियर बात। अगर XA की वैल्यू 0.3 है तो आपको ये भी पता है कि XA प्लस XB दोनों का सम क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। तो यहाँ से XA की वैल्यू पता है तो आप XB की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, XB का वैल्यू मिल जाएगा 0.7। क्लियर है। एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ मैं, XA की वैल्यू 30% है कि नहीं। आपको तो वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, XA की वैल्यू है 30%। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बात करें वेपर फेज में, तो वेपर फेज में हमको YB की वैल्यू पता है। YB की वैल्यू कितनी है, YB की वैल्यू हमको गिवन है 40%। 40% का मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.4। और अगर आपको YB पता है तो YA इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। YA प्लस YB की वैल्यू होती है अगेन यूनिटी,
क्योंकि सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1। तो यहाँ से YA की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको मिलेगी 0.6। क्लियर है। तो हमको पता है YA, YB, XA, XB हम सब कुछ कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में हमको पूछा गया है मोल पार्शियल प्रेशर नहीं, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, इन दोनों का आपको रेशियो पूछा गया है। ये है आपका क्वेश्चन का डिमांड। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम बात करते हैं डिटेल में, फिर हम देखेंगे उस रिलेशन को डायरेक्ट मेमोराइज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटेल में अगर हम बात करने चलें तो डिटेल में बात करने के लिए हमको सबसे पहले बात करना पड़ेगा राउल्ट लॉ का। तो हम बात करते हैं राउल्ट लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर PA इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट XA। इसे हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। ठीक, फिर हम बात करेंगे PB इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा PB नॉट और ये हो जाएगा XB, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो आपको डाल्टन्स लॉ भी पता है ना, तो ये हो जाएगा डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करने चलें तो क्या हो जाएगा, ये PA इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर PT इंटू YA, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, और सेकंड PB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास PT, और ये हो जाएगा YB, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में PA है, इक्वेशन नंबर 3 में भी PA है, दोनों का आप इक्वेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को इक्वेट करने पे आपको मिलने वाला है PA नॉट XA इक्वल टू PT, और ये हो जाएगा YA, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बात इतनी। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों PB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, PB नॉट XB इक्वल टू PT, और ये हो जाएगा YB, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 5 को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 6 से। ये मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे PA नॉट और ये हो जाएगा XA लेफ्ट साइड अपॉन PB नॉट और ये हो जाएगा XB इक्वल टू राइट साइड में देखो क्या होगा, राइट साइड में है PT और ये है YA अपॉन PT और ये है YB। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि PT और PT दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप PA नॉट और PB नॉट इन्हीं दोनों का आपको रेशियो चाहिए, तो आप दोनों को एक साइड कर लीजिए और बाकी को अदर साइड कर लीजिए। तो PA नॉट और ये हो जाएगा PB नॉट इक्वल टू XA डिनोमिनेटर में चला जाएगा, XB कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास YA इंटू XB और ये हो जाएगा YB इंटू XA। क्लियर है। ये रिलेशन हमने पहले ही डिराइव कर लिया है ना। तो अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके पास फ़ायदा क्या है, आपको इतने बड़े कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप वहाँ पर डिराइव करते बैठे रहें। ठीक है, तो इसी की मैं बात कर रहा था। आपको सीधे सीधे XA, XB, YA, YB की वैल्यू पता चल गई है, डायरेक्ट आपको वैल्यू यहाँ पुट करना है। ये रिलेशन पहले से पता है आपको, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आता है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा PA नॉट अपॉन PB नॉट। YA की वैल्यू कितनी है, YA की वैल्यू आपके पास 0.6, तो ये मैंने रख दिया 0.6। XB की वैल्यू आपके पास कितनी है, XB की वैल्यू आपके पास 0.7, ये है 0.7। अब देखो YB की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.4, तो ये मैंने रख दिया 0.4। और XA की वैल्यू कितनी है आपके पास, XA की वैल्यू है 0.3। कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी है। अब डेसिमल देखिए, इन दोनों डेसिमल को कैंसिल आउट कर दो, इन दोनों डेसिमल कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास बचने वाला क्या है 6 × 7 अपॉन 4 × 3। क्लियर है।
चलिए कैंसल आउट कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4। तो फाइनली यहाँ पे आया क्या, फाइनली आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ गया 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया 2। क्लियर है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो PA0 अपॉन PB0 इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 7/2 दैट इज 3.5। क्लियर है, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व कर जाते। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस डायग्राम को आपको कभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल डिटेल में बताइए, बट मैंने समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड कर रहा हूँ। लिक्विड्स A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेम्परेचर T इक्विमोलर binary solution of liquids A and B has vapor pressure 45 torr. At the same temperature, a new solution of A and B having mole fractions XA and XB respectively has vapor pressure of 22.5 torr. What is the value of XA upon XB in the new solution? Given that vapor pressure of pure liquid A is 20 torr at temperature T. क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जहां पे ए और बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल है, मतलब एक्स ए होगा 0.5, एक्स बी भी होगा 0.5। ठीक है, और उसमें टोटल प्रेशर आपको गिवन है पहले कंडीशन में 45 टोर। फिर वही दोनों लिक्विड मिलके फिर से सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे और उस सॉल्यूशन का प्रेशर इस बार हो जाएगा टोटल प्रेशर 22.5 टोर। तो बताइए जो नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसमें एक्स ए और एक्स बी का रेशियो क्या होगा अगर दोनों कंडीशन में प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है 20 टोर। क्लियर है, चलिए हम समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ए और बी दोनों को मिक्स करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन। सिमिलरली यहां पर भी हम वही चीजें करने वाले हैं, दोनों का कंपोजिशन डेफिनेटली अलग रहेगा, तभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन ये हो गया 2 और दोनों ही सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए हम ए और बी लिक्विड यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये है लिक्विड ए के पार्टिकल्स जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये है अगेन इसमें लिक्विड ए के पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये दोनों लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो यहीं पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, लिक्विड बी को भी कर दिया। ए और बी आपकी मर्जी से आप किसी को जो भी पार्टिकल्स को समझ सकते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर है, ये दोनों पार्टिकल्स वेपर भी फॉर्म करेंगे तो इस तरह से इनके वेपर फॉर्म होंगे, यहां भी वेपर फॉर्म होंगे। तो यहां पे टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा PT जो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB। आपको पता ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो PT है उसका वैल्यू पहले कंडीशन में गिवन है आपको 45 टोर। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में आपको टोटल प्रेशर PT कितना गिवन है, दूसरे कंडीशन में गिवन है 22.5 टोर। ये चीजें आपको गिवन है। क्लियर बात। पहले कंडीशन में आपको ये भी बोला गया है कि यहाँ पर लिक्विड फेज में दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है इक्वल है, इक्विमोलर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं XA इक्वल टू 0.5 और यहाँ पे आप XB क्या लिख सकते हैं, अगेन 0.5, क्योंकि ये बोला है इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब इक्वल है। अच्छा, एक चीज़ और हमको गिवन है, इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास P0 की वैल्यू कितनी गिवन है, PA0 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 20 टोर। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, वही चीजें होगी। PA0 को यहां भी मैं सेम लिख लेता हूं 20 टोर। क्लियर बात है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे कंडीशन में
एक्स ए और एक्स बी इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन का डिमांड है। सिंपल सी बात है, हमको राउल्ट लॉ का यूज़ करना है और वहाँ से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकालनी है और दोनों को क्या कर देना है, रेशियो के फॉर्म में लिख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हम समझते हैं कि अगर हमको टोटल प्रेशर पीटी गिवन है तो टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी, और पी ए का मतलब क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो हमको अच्छे से आता है ना। अब देखो यहाँ से पीटी का वैल्यू कितना है आपके पास, पीटी का वैल्यू है 45। चलिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में, ये है 45। और बताइए आपके पास पी ए नॉट की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है आपके पास, तो ये हो जाएगा 20। अब बताइए एक्स ए की वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल है, कितनी है 0.5, प्लस पी बी नॉट की वैल्यू आपके पास नहीं है बट एक्स बी की वैल्यू आपके पास है, कितना है 0.5, तो ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ से पी बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट। चलिए कैलकुलेट कर लें। यहाँ देखिए 20 इंटू 0.5 10 हो जाएगा, इस 10 को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 और ये हो गया पी बी नॉट। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, आप अपने वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये 35 इक्वल टू ये 5 बाई क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 लिख सकता हूँ और यहाँ से पी बी नॉट। ठीक है, यहाँ समझिएगा क्या हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70। तो फाइनली पी बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, पी बी नॉट की वैल्यू हमको मिल गई 70। यूनिट क्या होगा इसका, टोर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो पी बी होगा वही पी बी यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों लिक्विड तो सेम है ए और बी, इन दोनों का कंपोजिशन अलग है, अमाउंट अलग है, लेकिन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो सेम होगा। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया, पी बी का वैल्यू मिल गया। अब अगर पी बी का वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ पर देखो हम एक्स और एक्स बी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन पी टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप डेस लगा सकते हैं, एक्स डेस और इसको आप एक्स बी डेस। ठीक है, बट आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन जैसा पूछा है वैसे हम सॉल्व कर लें। तो देखिए मैं बिना डेस के सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी नॉट और ये हो जाएगा एक्स बी। क्लियर है। आपके पास पी टी की वैल्यू इस कंडीशन में कितना गिवन है, 22.5 और पी ए नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है 20 है ना, 20 हमारे पास पहले से गिवन है। एक्स ए की वैल्यू हमको नहीं पता है और एक्स पी नॉट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 70, तो यहाँ पे 70 रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स बी। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ये पूरा इक्वेशन जो है एक्स ए और एक्स बी, ये मिस्टेक कर दिया मैं, देखिए यहाँ पे ये एक्स ए ही रहेगा। ये पूरा इक्वेशन एक्स ए और एक्स बी के टर्म्स में आ गया है। तो क्या हम एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक रिलेशन पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ से या तो एक्स ए के टर्म्स में एक लिख लीजिए या फिर एक्स बी के टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स ए से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, 22.5 इक्वल टू, इसको मैं रख देता हूँ 20 एक्स ए ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए। तो मैंने लिख दिया इसको 1 माइनस एक्स ए। क्लियर बात, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़े आराम सॉल्व करते हैं इसको हम। ये है 20 एक्स ए प्लस ये हो जाएगा 70 माइनस 70 एक्स ए। क्लियर बात इतनी। अब एक्स ए और एक्स वाले इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को ऑपरेट कर लेते हैं और 70 को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 22.5 माइनस 70 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -50 एक्स ए। क्लियर बात, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आपको आने वाली है -47.5 इक्वल टू -50 एक्स ए। तो माइनस माइनस दोनों साइड से प्लस हो गया, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको आगे। एक्स ए की वैल्यू आपके पास आने वाली है 47.5 अपॉन 50। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 47.5 अपॉन 50। क्लियर है, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू एक्स ए की मिल जाएगी। तो सॉल्व करें इसको। देखिए एक्स ए इक्वल टू डेसिमल में डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ पर, तो 475 अपॉन ये हो जाएगा 500। मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 से डिवाइड करूँ क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और फिर क्या बच जाएगा ये 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 2, तो 5 5 जा 25। तो फाइनली जो वैल्यू हमको दिख रही है वो वैल्यू क्या है, एक्स ए की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 95 अपॉन 100, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.95। तो इस तरह से हमको एक्स ए की वैल्यू मिल गई। एक्स ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई, एक्स ए की वैल्यू हमको मिल गई है 0.95। क्या यहाँ से मैं एक्स बी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, दैट इज 1 माइनस 0.95। क्लियर है। तो एक्स बी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एक्स बी की वैल्यू मिल चुकी है 0.05 और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे हम क्या मिल जाएगा, एक्स ए और एक्स बी का रेशियो। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, एक्स ए अपॉन एक्स बी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स ए की वैल्यू 0.95 और एक्स की वैल्यू 0.05। आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, एक्स ए अपॉन एक्स बी, यहाँ से डेसिमल हटा और 5 19 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 19। ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन है JEE 2018 का एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।